हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ये जो नाम है वो बहुत लंबा है, तो डोंट वरी, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म है। इसको कहा जाता है VSEPR थ्योरी, जो इंग्लिश के शब्द को रिप्रेजेंट करता है। VSEPR मतलब होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, है ना। तो यही पूरा बताता है किसको, VSEPR थ्योरी को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो VSEPR थ्योरी है वो आया क्यों है ना। हमने शुरू की क्लासेस में पढ़ा है कि हमारे पास तीन सिद्धांत से पहले हमारा जो सिद्धांत था वो कौन सा सिद्धांत था, लुईस कोसेल का सिद्धांत, है ना। तो जो लुईस नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि जो भी अणु होते हैं उनमें क्या होंगे, उनका अष्टक पूरा होना चाहिए। तो जब उनका अष्टक पूरा होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तभी वो जो अणु हैं वो क्या होंगे, स्थायी होंगे। ठीक है, लेकिन लुईस ने हमको उन अणुओं की आकृति के बारे में स्पष्ट नहीं किया, क्लियर नहीं किया कि जो भी अणु हम लोग बना रहे हैं, जैसे लुईस डॉट संरचना हम बनाते हैं, तो उसकी आकृति क्या होगी, उस आकृति का नाम क्या होगा, ये सब अष्टक नियम में नहीं बताया गया। तो वही क्या बना, अष्टक नियम का अपवाद। और उस अपवाद को पूरा करने के लिए हमारे पास एक नई थ्योरी आया जिसका नाम क्या है, VSEPR थ्योरी, है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो देखो मैंने यहाँ पर पूरा नोट्स लिखा हुआ है, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि बुक में इतना सारा दिया है तो कौन से पॉइंट्स को हमको लिखना है ना। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। देखो यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम दिख रहा है सबसे ऊपर में, सिज्विक और पावेल। तो जो सिज्विक और पावेल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1940 में क्या बताया कि अणुओं की आकृति कैसी होगी, इसके बारे में उन्होंने सोचा और इसके लिए डिस्क्रिप्शन बनाया। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, यहाँ पर लिखा हुआ है निहोल्म और गिलिस्पी नाम के साइंटिस्ट आए, और उन्होंने बताया कि 1957 में कि जो पूरी थ्योरीज़ है उनको विकसित कैसे करना है, उनमें जो आकृति है वो कैसे बनेगी। तो इन वैज्ञानिकों के ज़रिए आज हम लोग VSEPR थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि ये जो संयोजकता कोश सिद्धांत है वो किसके लिए होगा, बहुपरमाणुवी अणुओं की आकृति द्वारा बनाए गए बंध पर निर्भर करता है ना। तो देखो बहुपरमाणुवी अणुओं की आकृति, बहुपरमाणुवी मतलब जैसे कि हमारे पास NH3 होता है ना, इसमें बहुत सारे परमाणु हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपरमाणुवी अणु कहते हैं। तो बहुपरमाणुवी अणुओं की जो आकृति है वो किस पे निर्भर करती है, ये है केंद्रीय परमाणु, है ना। नाइट्रोजन को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। कैसे पहचाने कि नाइट्रोजन ही केंद्रीय परमाणु होगा, क्योंकि जो सिंगल होता है उसी को हम लोग केंद्रीय परमाणु मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि जो भी बहुपरमाणुवी अणु है उसकी आकृति किस पे निर्भर करती है, जो भी केंद्रीय परमाणु है, और वो जिस तरीके का बंध बनाएगा उस पर निर्भर करेगा। जैसे NH3 को देखें तो इसने बंध बनाया, और इन्हीं बंधों पर निर्भर करेगा कि जो VSEPR थ्योरी के ज़रिए इनकी आकृति क्या होगी। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं कि यह सिद्धांत उन अणुओं की आकृति को स्पष्ट करता है जिनमें स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। स्थानीयकृत का जो इंग्लिश शब्द है लोकेलाइज्ड, उसको भी समझना। एक शब्द होता है हमारा लोकेलाइज्ड, है ना। अब मैं इसको इंग्लिश में क्यों बता रही हूँ, इसका भी कारण है, क्योंकि बुक में ये आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। एक शब्द होता है लोकेलाइज्ड और एक शब्द होता है डीलोकेलाइज्ड, है ना। तो लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड का मतलब समझना। लोकेलाइज्ड का हिंदी लिखा हुआ है स्थानीयकृत, और डीलोकेलाइज्ड मतलब होता है विस्थानीयकृत, है ना। तो देखो स्थानीयकृत का मतलब ये होता है कि जब कोई भी अणु, जैसे ये वाला अणु है, इसके साथ बंध बनाया, मतलब इसका जो बंध है वो क्या है, फिक्स है। स्थानीयकृत मतलब उसका स्थान जो है वो फिक्स होता है, और ये जो अणु है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूम पाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकेलाइज्ड, है ना। जब एक अणु अपनी जगह में फिक्स होता है, जो बंध है वही बंध रहता है, तो वो क्या कहलाता है, स्थानीयकृत कहलाता है। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो देखते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि अणु का जो विन्यास है ना, अणु का विन्यास संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जो अणु का विन्यास है, विन्यास मतलब ये ज्यामिति के बारे में बता रहे हैं कि अगर कोई भी अणु है उनका विन्यास फिक्स होगा, तो वो किसके ऊपर निर्भर करेगा कि इनके बीच जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म बनेंगे, है ना, संयोजी कोश के जो इलेक्ट्रॉन युग्म बनेंगे उनके बीच प्रतिकर्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है,
अब हम लोग समझते हैं कि ये जो प्रतिकर्षण है वो क्या होता है। ठीक है, अब देखो आकर्षण और प्रतिकर्षण दो चीज़ें होती हैं, है ना, दो टॉपिक्स होते हैं। इसको हम लोग समझेंगे कि क्या होता है आकर्षण और किसको हम लोग प्रतिकर्षण कहते हैं। ठीक है, तो देखो जब भी तुमको कहा जाए आकर्षण, है ना, तो आकर्षण जो है वो समान चीज़ों में होता है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, तो दो विपरीत चीज़ें हैं, है ना, अपोजिट जो चार्ज हैं उनके बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, जैसे प्लस और माइनस के बीच क्या होता है, आकर्षण, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें माइनस और माइनस, तो दो समान चीज़ों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। मतलब माइनस और माइनस के बीच क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। ठीक है, या फिर प्लस और प्लस के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो एक चीज़ अपने माइंड में रखना कि दो जो समान चीज़ें हैं उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, है ना, और जो दो विपरीत चीज़ें हैं उनके बीच में होगा आकर्षण। इसको एक और चीज़ से समझते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन और क्या होता है, न्यूक्लियस, है ना। ठीक है, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज और न्यूक्लियस मतलब प्लस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस मतलब नाभिक को बोलते हैं न्यूक्लियस, है ना। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, क्योंकि वो दो विपरीत आवेश है, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, निगेटिव है। लेकिन अगर हम सिर्फ निगेटिव की बात करें तो वहाँ पर प्रतिकर्षण होगा, और प्लस प्लस हो तो प्रतिकर्षण। तो एक चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखना कि जब दो समान चीज़ों की बात हो तो वहाँ पर क्या होता है, प्रतिकर्षण, और जब दो विपरीत चीज़ों की बात हो तो होता है आकर्षण। ठीक है, अब यही जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर लागू होगा कि अणु में उपस्थित बंधित युग्म, है ना, बंधित युग्म मतलब किसको बोलते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने क्या किया, तीन हाइड्रोजन के साथ NH3 बंध बनाया। ठीक है, तो बंधित युग्म जब वो बंध बनाता है तो उसको क्या कहते हैं, बंधित युग्म, है ना। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ये 4 और 5, है ना। तो 3 ने तो बंध बनाया, उसको कहा हमने बंधित युग्म। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बंध नहीं बनाते, तो जो बंध नहीं बनाते उसको कहा जाता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना, जो बंध बनाता है उसको बंधित युग्म, और इसी को क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर, शॉर्ट में लिखा जाता है BP। और अगर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब जो बंध नहीं बनाता उसको हम लोग क्या कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या फिर उसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं लोन पेयर या फिर LP कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है उसको ध्यान से समझना, अणु में उपस्थित बंधी युग्म, बॉन्ड पेयर और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच प्रतिकर्षण का क्रम, मतलब हमको देखना है कि इनमें से, हमारे टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण थ्योरी, मतलब जो संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें कैसा प्रतिकर्षण होता है, किस में ज़्यादा होता है और किस में कम होता है, इसी को हमको इस टॉपिक में देखना है। ठीक है, तो जो प्रतिकर्षण थ्योरी है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण किस में दिखाई दे रहा है, LP, मतलब लोन पेयर में सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, अब लोन पेयर में सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण क्यों हो रहा है, देखना कि जो NH3 होता है, यहाँ पर हमारे पास 3 हाइड्रोजन है और एक क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इसको हम लोग टोपी पहना देते हैं इस तरीके से। तो ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन, अब तो आप लोग इतना समझ गए कि जिसने बंध बनाया वो क्या है, बंधी युग्म, बॉन्ड पेयर, और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब जिन्होंने बंध नहीं बनाया तो वो क्या कहलाता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, तो अब आप लोग सोचो, ये जो है उसने क्या किया, बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, बंध बनाया, लेकिन इसने बंध नहीं बनाया। ठीक है, तो मैं क्या बताई थी, जो समान है उनमें ज़्यादा क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, पहली बात तो उसने बंध नहीं बनाया, मतलब वो खाली पीली है ना। हम लोग जानते हैं जिनके पास कोई काम नहीं रहता, जो लोग खाली रहते हैं वो इधर उधर घूमते हैं, तो वैसे ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इन्होंने बंध नहीं बनाया, है ना। तो जब बंध नहीं बनाया, इनके पास कोई काम नहीं है, तो ये क्या करेंगे, इधर उधर घूमेंगे। तो ये जो लोन पेयर है वो क्या करता है, इधर भी आ सकता है ना, ये इधर भी आ सकता है। तो इस वजह से अगर लोन पेयर और लोन पेयर होगा तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जैसे H2O की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, 2 लोन पेयर होता है ना, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर है और ये लोन पेयर, दोनों में सबसे ज़्यादा क्या होगा, प्रतिकर्षण, क्योंकि हमने पढ़ा है समान चीज़ों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो लोन पेयर में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं लोन पेयर के बाद कौन आएगा हमारे पास,
लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, है ना। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में सबसे ज़्यादा उसके बाद होगा प्रतिकर्षण। अब क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि एक तो फिक्स है, बॉन्ड पेयर मतलब जो बंध बना है वो तो फिक्स है, लेकिन लोन पेयर यहाँ से वहाँ जा सकता है, तो इसके कंपैरिजन में इसका ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा। मतलब सबसे ज़्यादा लोन पेयर क्योंकि वो दोनों क्या है, फ्री है, इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं इधर उधर, इसलिए उनमें ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा। फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा। फिर लास्ट वाला जो है वो क्या देखते हैं हम लोग, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में बहुत कम या प्रतिकर्षण न के बराबर होगा। अब क्यों होगा ये तो समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि जो बॉन्ड पेयर है, जो बंध बना है, वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण बहुत ही कम होता है। तो ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि लोन पेयर में सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि वो लोग फ्री रहते हैं, उनके पास कोई भी काम नहीं होता करने के लिए, इसमें इसलिए क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, क्योंकि एक तो घूम सकता है लेकिन एक वहीं फिक्स रहेगा, इसलिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। और बॉन्ड पेयर मतलब जो बंध बना है, इनके बीच प्रतिकर्षण कम होगा कि नहीं, क्योंकि उनका अपना अपना क्या है, एरिया है, फिक्स है, वो लोग ऐसे बंधे हुए हैं एक जगह से, अपनी जगह से हिल ही नहीं सकते, तो उनमें कैसे प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान देना। ठीक, अब यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट पे मत जाना कि मैंने कहा था कि दो समान चीज़ों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होगा, ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही कि ये जो बंध है वो अपनी जगह पे फिक्स है। जब अपनी जगह पे फिक्स होगा, ये पास में नहीं आएंगे, तो प्रतिकर्षण कैसे होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक, तो अब हम लोग अपना अगला पॉइंट देखते हैं कि जब केंद्रीय परमाणु, यहाँ से स्टार्ट है हमारा 5th पॉइंट, किसी अणु के स्थायित्व के लिए यह आवश्यक है कि कक्षक एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर हो, ताकि उनमें प्रतिकर्षण कम हो सके, है ना। क्या है, अब हमने आकृति तो बनाया, लेकिन उसके स्थायित्व के लिए क्या ज़रूरी है कि जो भी हमने आकृति बनाई है उसमें ये जो कक्षक है वो एक दूसरे से, अभी जो बताई थी वही वाली बात, एक दूसरे से क्या होना चाहिए, अधिकतम दूरी पे, तभी तो उनकी आकृति बनेगी। अगर ऐसा रहेगा तो क्या आकृति बनेगी, है ना। इनको अपने से एक दूसरे से दूर होंगे, तभी वो क्या होगी, एक स्पष्ट आकृति का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो स्थायित्व के लिए क्या ज़रूरी है कि एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर हो, ताकि उनमें प्रतिकर्षण कम हो सके। ठीक है, फिर देखते हैं 6th पॉइंट, जब केंद्रीय परमाणु बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म से घिरा हो तो ज्यामिति क्या होती है, समरूप। ठीक है, और जब बंधी के साथ साथ बंधहीन हो तो अणु की ज्यामिति क्या होती है, विकृत होती है। ठीक, तो यहाँ पर देखो, इसको समझना कि जब हम लोग कोई भी आकृति बनाते हैं, जैसे हम BF3 की आकृति बनाते हैं, तो BF3 में क्या होता है, एक भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता। मतलब यहाँ पर सिर्फ कौन है, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 3 से बंध बना लेता है। मतलब इसकी जो आकृति है वो क्या है, त्रिकोणी बोलते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसने क्या किया, त्रिकोणीय आकृति बनाया, क्योंकि इसके पास सिर्फ बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो जब बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा तो इनकी जो आकृति है वो क्या होती है, समरूप, और जिसका रूप समान हो उसको कहा जाता है सिमेट्रिकल, मतलब ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन जिसके पास क्या होता है, अगर बंधी परमाणु के साथ, जैसे यहाँ पर बंध बना है और बंध के साथ साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो इस वजह से इनकी जो आकृति है वो क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है, मतलब थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इनके जो बंध कोण का मान है वो क्या हो जाता है, अलग अलग, क्योंकि ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो कभी यहाँ घूम सकता है और कभी यहाँ। तो दो चीज़ का ध्यान देना, जब सिर्फ बंध बना सकता है अणु तो उसकी ज्यामिति कैसी होगी, समरूप होगी। और अगर अणु की आकृति क्या होती है, विकृत कब होगी, जब वहाँ पर बॉन्ड पेयर मतलब बंध बनाने के साथ साथ उनके साथ क्या होगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी होगा। तो यही जो है वो क्या कहलाता है, हमारे जो कंडीशन है वो किसकी आकृति के अनुसार है, VSEPR थ्योरी के सिद्धांत के हिसाब से है। ठीक है, अब ये देख लिए। अब एक और लास्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि अगर अणु के पास 2 बॉन्ड पेयर है, मतलब अगर वो 2 बंध बनाता है तो उनकी आकृति क्या होगी, ये लास्ट पॉइंट है। बस इसमें क्या लिखा है कि अगर अणु की आकृति क्या हो, बॉन्ड पेयर बने यहाँ पर, तो इसकी आकृति होती है रेखी। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या हो, 3 हो बॉन्ड पेयर, है ना, तो इसकी आकृति क्या होती है, त्रिकोणी। और अगर बॉन्ड पेयर क्या हो, 4 हो, तो इसकी आकृति होती है चतुष्फल की।
तो देखते हैं इसकी आकृति के बारे में हम लोग आगे अभी, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या देखते हैं, अणुओं की आकृति जो है वो कैसे बनेगी और इसकी संरचना क्या होगी, ठीक है। तो देखो, जब हमारे पास केंद्रीय परमाणु के चारों ओर परमाणुओं की संख्या 2 होगी और उसका सूत्र क्या है हमारा Ab2, तो इसकी आकृति कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। ए को हम लोग बीच में बनाएंगे क्योंकि ये केंद्रीय है, बी जो है इसके साइड में रहेगा, है ना। तो ये कैसा दिख रहा है आप लोग को, रेखी लग रहे हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, आकृति को रेखी या फिर कहा जाता है लीनियर शेप कहते हैं, ठीक है। अब ये जो लीनियर शेप है, इनका जो मान है, बंध कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, है ना, या 180 डिग्री होता है, 180 अंश। तो इसको हमको याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है कि देखो अगर यहाँ पर ये है, अगर हम लोग इस तरीके से दो पेन को ऐसा जोड़ दें, है ना, तो एक ऐसी आकृति बनी, रेखीय आकृति। यहाँ पर समझना कि ए जो हमारा बीच में केंद्रीय परमाणु है और उसके साइड में ये एक बी हुआ और ये बी हुआ, तो ये आकृति कैसी दिख रही है आप लोग को, रेखीय दिख रही है। तो याद नहीं करना है, हमको समझते हुए इसको पढ़ना है। तो पहली जो Ab2 है इसकी आकृति क्या होगी, रेखी। इसका अदर एग्जाम्पल और दिख रहा है, जैसे कि BeF2 हो गया, BeCl2 हो गया। तो इसके बारे में हम लोग संकरण में पूरा देखेंगे, अभी ये स्टार्टिंग है, ठीक है। अब देखते हैं, जब केंद्रीय परमाणु के चारों ओर परमाणुओं की संख्या 2 थी, ये हमारा केंद्रीय परमाणु की संख्या 2। अब जब केंद्रीय परमाणु के चारों ओर परमाणुओं की संख्या 3 होगी, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, Ab3, है ना। अब ये जो Ab3 है, यहाँ पर ध्यान से देखना, A हमारा बीच में होगा, B ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर भी B होगा और यहाँ पर भी B होगा। तो ये जो संरचना दिख रही है वो कैसे दिख रही है, 3 कोने हैं इसके, है ना, ये एक कोना, ये दूसरा कोना और ये तीसरा कोना। तो इसकी जो संरचना है इसका नाम क्या है, त्रिकोणीय। 3 कोने हैं ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, त्रिकोणी, और कहते हैं समतली, क्योंकि इसका जो तल है वो समान रूप से रखा हुआ है, ठीक है। तो और इनके जो बंध कोण का मान है वो कितना होता है, 120 अंश होता है, ठीक। अब इसको हम लोग रख के देखते हैं। मान लो हमारे पास ये है, ऐसा 2 कोना बना हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक और पेन को ऐसा अटैच कर देते हैं तो कैसा दिख रहा है आप लोग को, त्रिकोणी दिखाई दे रहा है। तो 3 कोने हैं इसलिए इसको बोलते हैं त्रिकोणी। अब मैं इस पेन को यहाँ रखना चाहूँ तो रख सकती हूँ ना, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, त्रिकोणी समतली, क्योंकि हम इसको समतल जगह में रख सकते हैं। तो इसका नाम क्यों पड़ा त्रिकोणी समतली, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 कोने हैं और ये समतली, मतलब एक जगह में रखा जा सकता है, इसलिए इसका नाम क्या है, समतली है। तो इसी के जैसे हम लोग BF3, इसका उदाहरण इसके जैसे बन सकता है, BF3 हो गया, BCl3 हो गया, तो ये सब हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब अगला वाला देखते हैं हम लोग, ये तो हो गया 3, तो जब क्या होगा, 4 होगा, है ना, परमाणुओं की जो संख्या है वो क्या होगी, 4 होगी, तो वहाँ पर क्या होगा ये देखेंगे, उसको कहते हैं चतुष्फलकी, ठीक है। तो देखते हैं, जब परमाणुओं की संख्या क्या है, 4 है, ठीक, तो यहाँ पर 4 हो गई, इसका जो नाम है वो जाएगा Ab4। तो Ab4 में देखो, केंद्र में हम लोग रख देंगे A को, ये हो गया B ऊपर, एक B यहाँ नीचे, ये हो गया B और यहाँ पर B। तो ये जो संरचना है वो कैसे दिख रही, देखो, ये इसको हम ऐसे जोड़ते हैं, ये 1 2 3 और 4, तो इसके कितने फलक हो गए, 4 फलक हो गए। तो इसको क्या कहते हैं, चतुष्फलकी कहते हैं। जब ये पेन है इसको हम लोग ऊपर रखें, है ना, तो ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर अगर एक पेन ऊपर आएगा, ये दिख रहा है ये, तो ये कैसी संरचना बनी, चतुष्फलकी, 4 है कोने, है ना। अब हम इसको तल पर नहीं रख सकते, एक क्या होगा, ऐसे ऊपर दिखेगा, एक नीचे दिखेगा, ठीक है। ये है हमारी कैसी संरचना, चतुष्फलकी संरचना। तो यहाँ कितने कोने हैं, 1 2 3 और 4 कोने हैं, ठीक है। तो इनका जो बंध कोण का मान है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और इसकी आकृति CH4 में हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब अगला वाला देखते हैं कि अच्छा, इसका नाम क्या है, चतुष्फलकी, क्योंकि इसके 4 फलक होते हैं और इसको क्या कहा जाता है, टेट्राहेड्रल कहा जाता है, ठीक है। अब देखो 5 है, तो 5 में इसकी जो आकृति है वो क्या हो जाएगी, AB5 लिखेंगे। इसको ध्यान से देखना, AB5 में जो इनकी संरचना होगी वो कैसी होगी, एक तो होता है हमारे पास त्रिकोणी और उसके साथ क्या होता है, द्विपिरामिडी। तो कैसे त्रिकोणी होगा, देखो, A को हम लोग सेंटर में बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा त्रिकोणी संरचना, एक यहाँ होगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया
हमारा त्रिकोणीय संरचना बना, ऐसे ही बनाए थे हम लोग अभी, तो ये त्रिकोणी, और जो 2 बी बचे हैं वो एक ऊपर और एक होता है नीचे, तो ये संरचना बनी AB5 की। तो ये AB5 की संरचना का उदाहरण किस में देख सकते हैं हम लोग, PCl5 में देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना कि इनका जो बंध कोण है वो अलग अलग होगा। एक जो बंध कोण है यहाँ पर इसका मान 90 डिग्री होता है और ये जो है इसका मान 120 डिग्री। इसकी जो आकृति है उसका नाम होता है त्रिकोणीय, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 कोने हैं, है ना, त्रिकोणीय, और 2 पिरामिड है ऊपर नीचे, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, है ना। तो कितने कोने हुए, एक केंद्रीय परमाणु, 1 2 3 कोने हुए, और ऊपर और नीचे है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विपिरामिडी बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो एक और मेन चीज़ ध्यान देना, ये जो ऊपर और नीचे बंध बने हुए ना, इनको बोलते हैं, बंध का नाम होता है अक्षीय। ठीक है, आगे और पढ़ेंगे, बट फिर भी ध्यान रखो, अक्षीय या बोलते हैं एक्सियल। ठीक, ये जो ऊपर बना हुआ, ऊपर और नीचे अक्षीय कहते हैं, और ये जो ऐसा कोने में दिख रहा है उसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। तो एग्ज़ाम में आता है कि PCl5 के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को समझाइए, तो इसको भी ध्यान में रखना, नहीं तो आप लोग क्या करते हो कि ये जो मेन पॉइंट है उसको भूल जाते हैं। तो ये अक्षीय हो गया और ये निरक्षीय स्थिति। ठीक है, अब हम लोग एक और देखते हैं, जब हमारी जो संरचना है वो कैसी होगी, अष्टफल की होगी, है ना, मतलब वहाँ पर क्या होगा, उसका जो मान है वो 6 होगा, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, AB6। ये 6 है, यहाँ पर हो गया AB6। तो ये सिंपल है, यहाँ पर A हम बीच में रखेंगे, फिर 1 2 3 4 कोने बन गए, है ना। तो 4 कोने बने, अब एक ऊपर और एक नीचे, तो ये हो गया B, यहाँ पर रख देते हैं, ये भी B हो गया, ये B और ये B। अब ये गलती मत करना कि आप लोग क्या करते हो, AB6 मतलब 6 दे के षष्ठफल की मत लिख देना, षष्ठफल की नहीं होता है। ये जो संरचना है उसका नाम क्या है, अष्टफल की है। ठीक है, जो संरचना है उसका नाम हो गया अष्टफल की, और ये किस में पाया जाता है, SF6। SF6 मतलब सल्फ़र को बीच में रख के हम लोग इसकी जो संरचना है उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देख लिया, यहाँ पर अणुओं की आकृति देखी। ठीक है, अब इसके बारे में हमको और पढ़ना है, संकरण नाम का एक टॉपिक होता है उसमें, तो आप लोगों को समझ में आया होगा VSEPR थ्योरी। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छे वीडियोस चाहिए तो।